वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। सो गाइस, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। गाइस, मेरा नाम है कीर्ति और आज के इस वीडियो में हमने 500 MCQs की सीरीज स्टार्ट की है नॉर्सेट टेंस के लिए। तो उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर सीरीज नंबर 6 रहने वाली है। तो यहाँ पर जो भी MCQs हैं वो सभी विथ रेशनल के, और साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी कहा था कि जितने भी MCQs हैं पर MCQs में आपके लिए एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स करें। तो यहाँ पर हम सीरीज 6 पढ़ेंगे, जो एम्स का जो नॉर्सेट एग्ज़ाम होने वाला है उसके साथ साथ जो NHM और CRPF का पेपर होगा आपका दिसंबर में, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम। इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर गैसेस इज यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन एब्डोमिनल वॉल। तो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है तो एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए, फुलाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और डी हीलियम। तो मोस्टली जो लेप्रोस्कोपी में गैस यूज़ की जाती है एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और यदि आपको एग्जाम में इस तरीके से इमेज बनी हुई दिखे और पूछा जाए कि कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, तो क्या है, लेप्रोस्कोपी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी, कार्बन डाइऑक्साइड है जो लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में एब्डोमिनल वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज इन अ प्रीमिंग ग्रेविटा मदर एंगेजमेंट अकर्स एट अप्रॉक्सीमेटली विच वीक ऑफ जेस्टेशन। तो प्रीमिंग ग्रेविटा मदर में जो फीटल का जो एंगेजमेंट होता है वो कब होता है, किस जेस्टेशनल वीक में होता है। ऑप्शन है यहाँ पर 30 to 32 वीक्स, 34 to 36 वीक, 32 to 34 वीक्स और डी है यहाँ पर 38 to 40 वीक्स। तो जनरली जो प्रीमिंग ग्रेविटा की बात की जा रही है तो एंगेजमेंट होता है वो होता है 34 से 36 वीक के बीच में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, 34 to 36। नेक्स्ट इज ओरल पिल्स कैन कॉज ऑल एक्सेप्ट। तो ओरल पिल्स के कारण सभी कंडीशंस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है यहाँ पर डिक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो जो ओरल पिल्स के कारण कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जनरली, ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, डिक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी। ओरल पिल्स के कारण क्या होने के चांस कम रहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने के जो रिस्क है वो कम रहते हैं। नेक्स्ट इज मेजर इंट्रासेलुलर कैटाइन। इस दो तरीके के कैटाइंस होते हैं, तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे कैटाइन, वो कौन से हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम और डी है यहाँ पर सोडियम। तो जो इंट्रासेलुलर कैटाइन पूछा है तो इंट्रासेलुलर होते हैं पोटेशियम और एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन क्या होते हैं, सोडियम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, पोटेशियम इज द इंट्रासेलुलर कैटाइन एंड सोडियम इज द एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस की जो कंडीशन है उसका मोस्ट कॉमन फीचर क्या है, वाटरी डायरिया, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, जेली लाइक स्टूल और कॉन्स्टिपेशन। तो जो जेली लाइक स्टूल है तो इंटरसेप्शन की कंडीशन में देखने को मिलता है, और पाइलोरिक स्टेनोसिस का जो मेन फीचर है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फोर्सफुल वॉमिटिंग का होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। नेक्स्ट इज कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है, HCG, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्फा फीटोप्रोटीन और पाल्पेशन। तो यदि मल्टीपल प्रेगनेंसी को कंफर्म करना है, कितनी प्रेगनेंसी है, ट्विंस है या सिंगल जेस्टेशन है, तो उसको कंफर्म करने के लिए
जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी, यूएसजी। नेक्स्ट इज विच सिरिंज इज यूज्ड फॉर फ्लशिंग पीआईसीसी, पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। पीआईसीसी को फ्लश करने के लिए कौन सी सिरिंज है जो यूज होगी, 1 ml, 2 ml, 3 ml और 5 ml। तो जो मैक्सिमाइज सिरिंज यूज होगी वो होती है 10 ml की, बट यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, 5 ml। जो पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है पीआईसीसी, उसको फ्लश करने के लिए, ताकि उसमें किसी भी तरीके का क्लॉट या फिर कुछ भी ना बने वेंस में, तो उसके लिए क्या किया जाता है, फ्लश आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए जो सिरिंज यूज़ की जाती है वो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो 5 ml है, बट मैक्सिमाइज सिरिंज की साइज कितनी तक होनी चाहिए, 10 ml तक भी चल सकती है। और यहाँ पर जो पीआईसीसी लाइन है इसका जनरली यूज़ किसके लिए किया जाता है, यदि लॉन्ग टर्म तक एंटीबायोटिक देना है, न्यूट्रिशन देना है, मेडिकेशन देना है और ब्लड को ड्रॉ करना है, ब्लड ड्रॉ करना है किसी भी टेस्टिंग के लिए, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पीआईसीसी मीन्स पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। और ये जनरली जो लार्ज वेन होती हैं उन्हीं में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स परफोरेशन में कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यदि अपेंडिक्स बस्ट हुई है, यदि उसको टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, परफोरेशन हुआ है, तो वहाँ पर क्या मेन कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो अपेंडिक्स परफोरेशन के कारण जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो है पेरिटोनाइटिस, जो भी पेरिटोनियम लेयर है वहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का देखना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ये पेरिटोनाइटिस। यदि आपकी अपेंडिक्स बस्ट होती है तो जो एब्डोमेन की लाइनिंग पेरिटोनियम वो इन्फेक्टेड होगी किसी भी बैक्टीरिया के कारण, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पेरिटोनाइटिस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, पेरिटोनाइटिस। और ये जनरली पेरिटोनाइटिस में जो अपेंडिक्स बस्ट हो रही है या फिर परफोरेट हो रही है, तो पेरिटोनाइटिस के साथ साथ और जो अदर इंटरनल ऑर्गन है उनको भी डैमेज कर सकती है इन्फेक्शन के कारण। नेक्स्ट इज मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर्स एट विच एज। तो मोरो रिफ्लेक्स जनरली 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जब बेबी यूट्रस में रहे उसी टाइम से। तो यहाँ पर मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर किस एज में हो जाते हैं, ऑप्शन है यहाँ पर 6 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ और डी है यहाँ पर 3 मंथ। तो जो मोरो रिफ्लेक्स है वो 3 मंथ की एज में डिसअपियर हो जाते हैं। क्या होते हैं, जो डेवलप कब होते हैं, मोरो रिफ्लेक्स क्या है, एक तरीके के इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स है जो 28 से 20 वीक के जेस्टेशन में डेवलप होते हैं। 3 to 6 मंथ ऑफ एज में क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, मोस्टली 3 मंथ में हो जाते हैं, बट किसी बेबीज में मैक्सिमम जो एज टाइम रखा है वो है 6 मंथ। जनरली जो सेरिब्रल पाल्सी की कंडीशन वाले बच्चे होते हैं उनमें ये मोरो रिफ्लेक्स से क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से देखिए। नेक्स्ट इज आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैन्यूला इज यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का कोई पेशेंट है तो उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाना है, तो कौन सा जो कैन्यूला की साइज है वो यूज़ किया जाएगा, किस कलर का कैन्यूला यूज़ किया जाएगा कैजुअलिटी में उस पेशेंट के लिए, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन एंड डी है ग्रे। तो जो ग्रीन कलर का कैन्यूला है वो यूज़ किया जाएगा। और ये यूज़ क्यों किया जाएगा ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन कलर का कैन्यूला है उसको जनरली जो भी ट्रॉमा होता है या फिर सर्जरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, और यहाँ पर क्या होता है बहुत ही फास्ट कुछ भी बॉडी में रिप्लेसमेंट करना है किसी भी फ्लूइड को, तो उस टाइम पर ग्रीन कलर का जो कैन्यूला है वो यूज़ किया जाता है, 18 गॉज का कैन्यूला। इसकी जो मैक्सिमम फ्लो रेट होती है वो होती है 103 ml पर मिनट, 103 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लो रेट होती है। जनरली जो रोड ट्रैफिक वाले, एक्सीडेंट वाले पेशेंट हो, ट्रॉमा वाले हों, उनके लिए ग्रीन कलर का कैन्यूला यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कलर की साथ साथ आपको साइज भी याद रखनी है। 16 गॉज का कैन्यूला का कलर क्या होता है, ऑरेंज, और 14 गॉज का ग्रे। ये जनरली हाई रिस्क सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ किए जाते हैं लार्ज वेन में,
18 गॉस जो ग्रीन कलर का है, इनको ट्रॉमा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सीटी स्कैनिंग विथ डाई के साथ की जानी उसमें किए जाते हैं। 20 गॉस के जनरली नॉन इमरजेंसी में किए जाते हैं यूज़, कॉमनली यूज़ होते हैं जो। 22 गॉस के ओल्डर एडल्ट पेशेंट हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो इन्फ्यूजन स्पीड है वो क्या होती है, स्लो होती है। येलो कलर के पीडियाट्रिक्स में। और 24 गॉज जनरली, आपको एक गॉज साइज भी याद रखना है कि येलो कितने गॉज का है, 24 गॉज, ब्लू 22 गॉज, पिंक 20। और आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि पीडियाट्रिक में और बच्चों में जो मोस्टली किस कैन्यूला की साइज है जो यूज होती है, तो वो होते हैं 24 गॉज के येलो कलर के कैन्यूला। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैन्यूला। नेजल कैन्यूला की ऑक्सीजन फ्लो रेट कितनी होती है, 1 से 4 लीटर, 5 से 8 लीटर, 1 to 3 लीटर, और डी है यहाँ पर 1 से 8 लीटर। तो ऑक्सीजन फ्लो रेट पूछिए नेजल कैन्यूला की, तो वो होती है 1 से 4 लीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। ये देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लें कि जो ऑक्सीजन फ्लो रेट है वो कितनी है, या तो इसमें आपकी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पूछ सकते हैं कि किस तरीके के जो कैन्यूला हैं 24 से 40% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रोवाइड कराएंगे, तो वो होंगे नेजल कैन्यूला। और 1 से 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन की जो फ्लो रेट है इनकी वो कितनी है, 1 से 4 लीटर पर मिनट। इमेज देखिए यहाँ पर जो नेजल कैन्यूला इंसर्ट किया हुआ है। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर हाउ मेनी आवर। ये क्वेश्चन मेरे पास जो वीडियो मैंने एक पब्लिश किया था उसमें पूछा था, किसी ने कमेंट किया था कि ब्रेस्ट मिल्क को रूम टेम्परेचर पर कितने घंटे के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो WHO के हिसाब से जो रूम टेम्परेचर बताया हुआ है, जो टाइमिंग बताई हुआ है 4 घंटे, रूम टेम्परेचर पर 4 घंटे तक ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। तो बेस्ट इंडिकेशन क्या है, यदि बेबी न्यूबॉर्न बेबी को एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कराए, सफिशियंट उसने ब्रेस्ट फीड किया है, तो क्या इंडिकेशन है जो परफेक्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, रेस्टलेस, गुड सकिंग रिफ्लेक्स, क्राइज फ्रिक्वेंटली, और डी पासेस यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पासेस यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे। और इसका एक और होता है, यदि बेबी ने एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग किया है न्यूबॉर्न बेबी ने, तो वो 2 घंटे की साउंड स्लीप लेगा बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना उठे। और यदि यहाँ पर जो अदर पॉइंट है वो क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग यदि एडिकेट किया है तो बेबी यूरिन पास कितना करेगा, 8 से 10 बार पर डे। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज अ केस गैंग्रीन फूड रिमूवल इन ओटी शेड्यूल्ड। यदि कोई गैंग्रीन फूड है किसी पेशेंट में, तो उसका फूड रिमूवल किया जाना, तो ओटी में क्या शेड्यूल रखा जाएगा, एट द एंड, एट द बिगनिंग, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द सर्जन, एज पर द रोल नंबर ऑफ द डे। तो यदि केस गैंग्रीन का जो फूड रिमूवल किया जाना है, तो ओटी में जो शेड्यूल रखा जाएगा वो ओटी की बिगनिंग होते टाइम ही उसको, जो गैंग्रीन वाला केस है उसको फूड रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी। और आपको गैंग्रीन की कई बार इमेज आ चुकी है और पूछा गया है कि ये क्या है, जो ब्लैक कलर से यहाँ पे दिख रहा है क्या है, गैंग्रीन। इसमें जनरली क्या होता है, टिश्यू की डेथ हो जाती है, जो भी टिश्यूज हैं उनकी डेथ हो जाती है। और मोस्ट कॉमनली किसके कारण होता है, तो एक इन्फेक्शन ही एक तरीके का गैस गैंग्रीन, और जनरली बैक्टीरियम क्लोरेस्ट्रेडियम परफ्रिंग्स के थ्रू होता है। तो आपको इसका कॉजेटिव एजेंट याद रखना है, और इसमें क्या होता है, जनरली टिश्यू की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इज एन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में अलग अलग क्वाड्रेंट रखे गए हैं, तो अपेंडिसाइटिस में जो पेन है वो किस क्वाड्रेंट में होता है एब्डोमेन के, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और डी है यहाँ पर राइट अपर क्वाड्रेंट। तो जो अपेंडिसाइटिस का पेन होता है जनरली वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी। और एक क्वेश्चन और अपेंडिसाइटिस से बनता है, मैकबर्नी लोकेशन है वो कहाँ पर है और वो पेन कहाँ पर होता है। तो मैकबर्नी पॉइंट क्या है, लाइज 1/3 ऑफ द डिस्टेंस लेटरली ऑन अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द अम्बलाइकस टू द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन।
तो राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के पास का जो पार्ट होता है अम्बलाइकस से लेके 2/3 पार्ट है जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के पास का पार्ट है। तो यहाँ पर मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जनरली अपेंडिक्स में जो बेस है अपेंडिक्स का यहीं से स्टार्ट होता है दर्द के लिए। तो यहाँ पर इसका ये भी याद रखना है, मैकबर्नी जो पेन है वो किस कंडीशन में होता है, अपेंडिक्स में। और राइट लोअर क्वाड्रेंट में अपेंडिसाइटिस का जो पेन है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू नॉट मीटिंग गोल टू अनदर पर्सन और वीकर सब्जेक्ट इज नोन एज। तो अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालना, कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए तो अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालना, कहना कि उसके कारण हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए। तो ये किस तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म होगी, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन या फिर रैशनलाइजेशन। तो होगी डिस्प्लेसमेंट, जिस चीज़ पे आपको फोकस करना है उस पर तो आप फोकस नहीं कर रहे हैं, बाकी दूसरे पे अपनी फ्रस्ट्रेशन गुस्सा निकाल देते हैं। कई बार होता है, सभी के साथ होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है लेरेंजियल मास्क एयरवे लोकेशन। तो लेरेंजियल मास्क है उनकी लोकेशन क्या रहती है, ग्लोटिस, इनफॉर्मेलिटीज, सुप्राग्लोटिक और एंडोट्रैकियल। तो लेरेंजियल मास्क एयरवे की सही लोकेशन होती है वो होती है सुप्राग्लोटिक पार्ट। तो जो लेरिंग्स के पार्ट हैं, जो लेरिंग्स को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुप्राग्लोटिस जो एपिग्लोटिस से मिल के बनी हुई होती है, ग्लोटिस जो वोकल कॉर्ड है, और सब ग्लोटिस। तो जनरली जो लेरेंजियल मास्क हैं इनकी जो बेस्ट लोकेशन है वो क्या है, वो है सुप्राग्लोटिक पार्ट ऑफ लेरिंग्स। नेक्स्ट इज विच इज़ द मेजर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में सांस लेने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल्स कौन सी हैं, ट्रेपेजियस, डेल्टॉइड, डायफ्राम या फिर स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख के पता कर सकते हैं कि जो ह्यूमन में जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल है ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, वो क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम का शेप भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो डायफ्राम का शेप किस तरीके के होता है, पैरासूट लाइक शेप के देखने को मिलते हैं। और डायफ्राम क्या है, थिन स्केलेटल मसल्स है जो चेस्ट के जो बेस में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करके रखती हैं। तो आपको याद रखना है कि डायफ्राम क्या है, थिन स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट इज बिलरोथ फर्स्ट एंड बिलरोथ सेकंड इज द सर्जिकल प्रोसीजर डन फॉर। तो आपने गैस्ट्रेक्टोमी का नाम पढ़ा होगा, उसी से रिलेट करते हुए प्रोसीजर है। बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकंड एक सर्जिकल प्रोसीजर है, किसके लिए किए जाते हैं, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर और पैंक्रियाटिक कैंसर। तो बिलरोथ फर्स्ट और बिलरोथ सेकंड गैस्ट्रेक्टोमी जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, रिमूव किया जाता है गैस्ट्रिक पार्ट को, स्टमक को, तो वही प्रोसीजर है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, गैस्ट्रिक कैंसर में है जो बिलरोथ फर्स्ट और सेकंड का यूज़ किया जाता है। बिलरोथ फर्स्ट में क्या किया जाता है, जनरली पाइलोरस को रिमूव किया जाता है और स्टमक को एनास्टोमस किससे किया जाता है, डायरेक्टली ड्यूडेनम से। जो पार्ट है यहाँ पर स्टमक के, तो बिलरोथ फर्स्ट में क्या किया जाता है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी कहलाती है, जिसको गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पाइलोरस पार्ट को रिमूव करके और डिस्टल स्टमक को क्या किया जाता है, एनास्टोमोस्ट किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है किससे, ड्यूडेनम से। बिलरोथ सेकंड क्या है, ये भी एक गैस्ट्रेक्टोमी प्रोसीजर है जिसमें स्टमक को कट करके, एंड पार्ट के, स्टमक का जो एंड पार्ट है, एंट्रम पार्ट को कट करके क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन शुड बी इंस्टिल्ड एट। तो जो आंखों में मेडिकेशन दी जाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, आप एक तो आपको बता दूँ कंडीशन कहलाती इंस्टलेशन। जो आइस में मेडिकेशन इंसर्ट की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, इंस्टलेशन। ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन को कहाँ इंस्टिल किया जाता है, द कॉर्निया ऑफ द आई, लोअर कंजक्टिवल सैक, अपर कंजक्टिवल सैक और एज ऑफ द आई। जनरली जो आई ड्रॉप होती हैं वो कहाँ पर इंस्टिल की जाती हैं, लोअर कंजक्टिवल सैक। इस तरीके से देखिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है आई ड्रॉप्स के लिए, तो इस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है, लोअर कंजक्टिवल एरिया है यहाँ पर आई ड्रॉप्स को इंस्टिल किया जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।